ये कहानी जे बहादुर की जिंदगी की सच्ची कहानी है, जो पहला ऐसा रिपोर्टर था जो सोमालिया गया था, जहां हर कदम पर जान का खतरा होता है। वो वहां के कज़ाकों, पायरेट्स की जिंदगी के बारे में जानना चाहता था, लेकिन जब वो वहां के मकामी लोगों की जिंदगी को देखता है तो उसका पूरा नुक्ताए नजर बदल जाता है। द पायरेट्स ऑफ सोमालिया। कहानी के आगाज में हमें जे बहादुर नामी एक लड़का दिखाया जाता है जो मैगजीनों के लिए लिखता है। दरअसल वो एक सहाफी है। उसने यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो से अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल की है। जे एक बहुत बड़ा सहाफी बनना चाहता है। वे हमेशा ऐसे मौज़ूआत का इंतखाब करता है जिनके बारे में आम लोगों को कुछ मालूम नहीं होता, लेकिन इस किस्म के मज़ामीन उसके मैगजीन वालों को पसंद नहीं आते, इसलिए वो उसके काम को मुस्तरद कर देते हैं। इस बात से उसे बहुत दुख होता है, लेकिन उसे ये यकीन भी होता है कि एक दिन वो बहुत बड़ा काम करेगा। एक रात वो अपने घर के बाहर बर्फ हटा रहा होता है कि अचानक उसका पांव फिसल जाता है, जिसकी वजह से उसकी गर्दन में मोच आ जाती है। वो अस्पताल जाता है और जब अपने नंबर का इंतजार कर रहा होता है तो वहां एक आदमी बैठा होता है जो उससे पूछता है, क्या हुआ? अगरचे जे उससे बात नहीं करना चाहता, लेकिन जब वो अपना नाम सीमोर टोल्बन बताता है तो जे हैरान रह जाता है, क्योंकि वो एक बहुत मशहूर रिपोर्टर होता है जिसके मज़ामीन और कहानियां वो अक्सर पढ़ता रहता है। जे कहता है, मैं आपका बहुत बड़ा मद्दाह हूं। आज तक आपने जो कुछ भी लिखा है मैंने सब पढ़ा है। टोल्बन जवाब देता है, ये जानकर खुशी हुई कि आजकल की नस्ल भी अखबार और मैगजीन पढ़ती है। जे उसे बताता है, मैं भी मैगजीनों के लिए मज़ामीन लिखता हूं, लेकिन ज्यादातर वो मेरे मज़ामीन मुस्तरद कर देते हैं। मैं हार्वर्ड से मास्टर्स की डिग्री मुकम्मल करना चाहता हूं, फिर किसी बड़े अखबार या मैगजीन के लिए काम करूंगा, तब लोग मुझे भी जानने लगेंगे। टोल्बन कहता है, एक अच्छा सहाफी बनने के लिए किसी बड़ी डिग्री की जरूरत नहीं होती, बल्कि तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा जिसके बारे में दुनिया को कुछ मालूम ना हो। आजकल ज्यादातर लिखने वाले लोग खबरें देखकर और दूसरी मज़ामीन पढ़कर अपनी मज़ामीन लिखते हैं, यानी वही चीजें लिखती हैं जो लोगों को पहले से मालूम होती हैं। इसीलिए हमें पढ़ने के लिए कुछ नया नहीं मिलता। अगर तुम्हें बहुत बड़ी सहाफी बनना चाहती हो तो तुम्हें हर चीज को खुद तजुर्बा करना होगा। तुम्हें उन चीजों के बारे में लिखना होगा जिनके बारे में दुनिया को कुछ मालूम नहीं। इंपैक्ट पॉज। टोल्बन की बातों से जे बहादुर बहुत मुतासिर हो जाता है। वो पूरी रात उन्हीं बातों के बारे में सोचता रहता है। अगली सुबह वो अपने दोस्त को बताता है, मैंने फैसला कर लिया है, मैं अपना मुल्क छोड़कर सोमालिया जाऊंगा, जहां कभी कोई रिपोर्टर नहीं जाता, क्योंकि लोग वहां जाने से डरते हैं। मैं वहां की खबरें पूरी दुनिया के सामने लाऊंगा। उस मुल्क में क्या हो रहा है, वहां के आम लोगों की जिंदगी कैसी है, वहां के कज़ाक जो पूरी दुनिया में मशहूर हैं, क्या सोचते हैं, वो ऐसा क्यों करते हैं। उसका दोस्त कहता है, वहां के लुटेरे यानी कज़ाक तुम्हें इंटरव्यू देने से पहले गोली मार देंगे। खबरों में उनके बारे में बहुत कुछ दिखाया जाता है, तुम उन्हीं मालूमात से अपने मज़ामीन बना सकते हो। लेकिन जे जवाब देता है, मैं ऐसा नहीं करना चाहता, अब तक सब लोग यही करते आए हैं। मैं सोमालिया जाकर वहां की असल तस्वीर दुनिया के सामने लाऊंगा। इसी दौरान वो टीवी पर खबर देखता है जिसमें बताया जाता है कि सोमालिया के कज़ाकों ने एक और अमरीकी जहाज पर कब्जा कर लिया है और उसके तमाम अमले को यरगमाल बना लिया है। ये खबर सुनकर वो खौफजदा हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि उसे सोमालिया जाना चाहिए या नहीं, लेकिन अब तक वो सबको अपने मंसूबे के बारे में बता चुका होता है। हर तरफ ये खबर फैल चुकी होती है कि जे बहादुर सोमालिया जाकर एक किताब लिखना चाहता है। कुछ दिन बाद उसे सोमालिया से एक फोन कॉल आती है। कॉल करने वाला कहता है, मैं सोमालिया में रिपोर्टिंग करता हूं, मेरे वालिद यहां के सदर हैं। मैंने सुना है कि तुम सोमालिया के बारे में एक किताब लिखना चाहते हो ताकि पूरी दुनिया को हमारे मुल्क के बारे में मालूम हो सके। मैं तुम्हें खुशामदीद कहता हूं, तुम जब चाहो सोमालिया आकर अपना काम मुकम्मल कर सकते हो। रिहाइश, खाने पीने और हर दूसरी जरूरत का इंतजाम मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा। इसके बाद जे बहादुर टोल्बन के पास जाता है और उसे बताता है कि सोमालिया के सदर के बेटे ने उसे फोन किया है और अपने मुल्क आने की दावत दी है ताकि वो दुनिया को सोमालिया के बारे में बता सके। टोल्बन कहता है, अगर तुम सोमालिया जा रहे हो तो तुम्हें वहां वक्त गुजारना होगा,
तुम्हें आम लोगों से बात करनी होगी। इसके लिए सबसे पहले तुम्हें वहां की जुबान सीखनी होगी, तभी तुम उनसे सही मायनों में जुड़ सकोगे। इसके बाद जे बहादुर सोमाली जुबान सीखना शुरू कर देता है। अब उसे सबसे पहले अपने वालिदैन से सोमालिया जाने की इजाजत लेनी होती है। वो अपने वालिदैन से पूछता है और वो उसे इजाजत दे देते हैं। जल्द ही वो सोमालिया के लिए रवाना हो जाता है। और जब उसका तैयारा सोमालिया में लैंड होने वाला होता है तो वो खिड़की से नीचे देखता है, जहां कुछ दहशतगर्द एक रिपोर्टर को उसकी आंखों के सामने कत्ल कर देते हैं। ये मंजर देखकर वो खौफजदा हो जाता है। फिर वो तैयारे के अंदर देखता है, जहां बहुत से रिपोर्टर्स मौजूद होते हैं। उन सबको मार दिया गया होता है। उनके पास वो मज़ामीन भी होते हैं जो उन्होंने सोमालिया के बारे में लिखे थे। ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है और अचानक उसकी आंख खुल जाती है। दर हकीकत ये एक ख्वाब था। वो अपनी नींद से जाग चुका होता है। वो देखता है कि उसके इर्द गिर्द तमाम सोमाली लोग बैठे हुए हैं। जल्द ही उसका तैयारा लैंड कर जाता है और वो सोमालिया की सरजमीन पर कदम रखता है। उसे लेने के लिए एक आदमी आता है जिसका नाम अब्दी है। वो 2 जुबानें जानता है, यानी अपनी मकामी जुबान के साथ साथ अंग्रेजी भी बहुत अच्छी तरह बोल सकता है। इसीलिए जे बहादुर से बात करने में उसे कोई मुश्किल पेश नहीं आती। अब वो जे बहादुर से पूछता है, तुम्हारे यहां आने का मकसद क्या है? आज से पहले कोई इतनी दूर नहीं आया, कोई रिपोर्टर यहां आना नहीं चाहता। जे बहादुर जवाब देता है, मैं यहां के किजाकों के बारे में जानना चाहता हूं। मैं दुनिया को बताना चाहता हूं कि वो क्या सोचते हैं। अब्दी कहता है, उन्हें कभी किजाक मत कहना। वो खुद को किजाक नहीं बल्कि निजात दहिंदा समझते हैं। इसी दौरान पुलिस वाले उनकी गाड़ी रुकवा लेते हैं, इसलिए सबको गाड़ी से बाहर आना पड़ता है। वहां जे बहादुर देखता है कि यहाँ के आम लोग नशा आवर अशिया का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। इन्हें रोकने वाला कोई नहीं। यहाँ की इंतजामिया भी उन्हें ऐसा करने से नहीं रोकती। यहाँ किसी किस्म का मौसर कानून या नज्म नस्क मौजूद नहीं। यहाँ तक कि पुलिस वाले खुद भी वो नशा आवर चीजें खरीद रहे होते हैं। एक पुलिस अफसर जे बहादुर से कहता है, तुम्हें भी इसे आजमाना चाहिए। इब्तिदा में वो इनकार कर देता है, लेकिन जल्द ही उसे एहसास होता है कि उसे खुद को अलग नहीं रखना चाहिए, बल्कि यहाँ के लोगों के साथ घुल मिल जाना चाहिए। इसीलिए वो भी इसे आजमा लेता है। इसके बाद वो सदर के बेटे के घर पहुंच जाता है, जो उसे देखकर बहुत खुश होता है। यहाँ जे बहादुर को लगता है कि शायद वो भी कज़ाकों के साथ मिला हुआ है और इनका हिमायती है, लेकिन हकीकत उसके बिल्कुल बरक्स निकलती है। वो कज़ाकों को बुरा भला कह रहा होता है और कहता है, इनकी वजह से हमारा मुल्क बहुत बदनाम हो चुका है। अगर हमारे मुल्क में कज़ाक ना होते तो हमारा मुल्क इतना बदनाम ना होता, लोग यहाँ आने से ना डरते। फिर वो कहता है, इनका जो लीडर है उसका नाम बोया है। अगर हम इस लीडर को खत्म कर दें तो बाकी तमाम कज़ाक खुद ब खुद हथियार डाल देंगे, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं। इसके बाद वो कहता है, मैं तुम्हें अपने वालिद यानी सदर से मिलवाना चाहता हूँ। चुनाचे दोनों गाड़ी में बैठकर सदर के घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। रास्ते में सदर का बेटा बताता है, जो लीडर है वो आम लोगों का हीरो समझा जाता है, क्योंकि वो जो कुछ भी लूटता है उसका एक हिस्सा आम लोगों में तकसीम कर देता है। इसीलिए आम लोगों को लगता है कि वो उन्हीं की खातिर कज़ाक बना है। इसी वजह से सब उसकी हिमायत करते हैं। एक तरह से वो यहाँ का रॉबिन हुड है। जल्द ही वो सदर के घर पहुंच जाते हैं। सदर जे बहादुर का इस्तकबाल करता है और कहता है, हमारे मुल्क के हालात बहुत खराब हैं। मैं खुद भी यहाँ नहीं रहना चाहता था। मैं अपने खानदान को लेकर ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता था, लेकिन यहाँ के लोगों ने मुझे ऐसा करने से मना कर दिया, क्योंकि हमारे मुल्क को मेरी जरूरत है। मैं चाहता हूं कि सोमाली लोग तालीम हासिल करें। मैं यहाँ स्कूल और कॉलेज खोलना चाहता हूं, ताकि वालदैन अपने बच्चों को तालीम दिलवाएं, हमारा मुल्क तरक्की करे। लेकिन यहाँ के वालदैन नहीं चाहते कि उनके बच्चे पढ़ें। उनका सिर्फ एक ख्वाब है कि बड़े होकर उनके बच्चे कज़ाक बने। जब तक मैं अपने लोगों की सोच को मुकम्मल तौर पर तब्दील नहीं कर देता, हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। फिर वो जे बहादुर से कहता है, तुम्हें जल्द अज जल्द अपनी किताब लिखनी होगी। क्या तुमने अपनी किताब का कोई नाम सोचा है? जे बहादुर जवाब देता है, मैंने अभी तक अपनी किताब का नाम नहीं सोचा। उसके बाद अब्दी उसे उसकी रिहाइशगाह दिखाता है। वहां चारों तरफ सख्त पहरा मौजूद होता है ताकि उसकी जान को कोई खतरा ना हो। साथ ही वहां इंटरनेट का इंतजाम भी कर दिया गया होता है, ताकि जे बहादुर को काम करने में कोई दुश्वारी पेश ना आए। दर हकीकत सोमालिया में इंटरनेट आम तौर पर दस्तयाब नहीं था। अब्दी उसे अच्छी तरह समझाता है, किसी भी कीमत पर बाहर मत जाना।
अगर कज़ाकों को मालूम हो गया कि कोई गैर मुल्की यहां रिपोर्टिंग करने आया है तो वो तुम्हें कत्ल कर देंगे। अगली सुबह जब जे उठता है तो खिड़की खोलता है। वो बाहर आम लोगों को देखता है। वहां उसे एक लड़की भी नजर आती है। इसी दौरान अब्दी उसे देख लेता है और कहता है, इस लड़की का नाम मारिया है, गलती से भी उसे दोबारा मत देखना। वो एक बहुत मशहूर कज़ाक की बीवी है जिसने पूरे सोमालिया में कई शादियां कर रखी हैं। उसकी तमाम बीवियां उसके लिए नशावर चीजें फरोख्त करती हैं जिन्हें यहां खाद कहा जाता है। जी बहादुर कहता है, मैं मारिया का इंटरव्यू लेना चाहता हूं। अब्दी उसे समझाते हुए कहता है, अगर तुमने ऐसा करने की कोशिश भी की तो वो लोग तुम्हें कत्ल कर देंगे। आज मैं तुम्हें बूया के पास ले जाता हूं जो तमाम कज़ाकों का लीडर है। तुम उसका इंटरव्यू ले सकते हो। जल्द ही वो उस जगह पहुंच जाते हैं जहां लीडर रहता है। यहां बहुत सारे कज़ाक मौजूद होते हैं। जी बहादुर को यहां बहुत ज्यादा खौफ महसूस हो रहा होता है। इसीलिए वो अब्दी से कहता है, अगर यहां मुझे कुछ हो जाए तो वादा करो कि तुम मेरी लाश मेरे घर तक पहुंचा दोगे। अब्दी जवाब देता है, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम हमारी इजाजत से यहां आए हो। जल्द ही वो लीडर के पास पहुंच जाते हैं। जे बहादुर उससे सवालात पूछता है। वो उसके हर सवाल का बहुत अच्छी तरह जवाब देता है। दर हकीकत जे ये जानना चाहता है कि ये लोग मिलकर किस तरह एक बड़े कार्गो जहाज को लूटते हैं। लीडर उसके तमाम सवालात के तफसीली जवाब देता है। असल में उसे नहीं लगता कि वो कोई गलत काम कर रहा है, इसीलिए उसे किसी भी सवाल का जवाब देने में कोई झिझक महसूस नहीं होती। इसके बाद वो जी बहादुर से नशा आवर चीजें मांगता है। जी कहता है, मेरे पास कुछ नहीं है। ये सुनकर लीडर वहां से उठकर चला जाता है। अब्दी कहता है, ये तुमने क्या कर दिया? जी बहादुर जवाब देता है, मुझे मालूम नहीं था कि इंटरव्यू के बदले मुझे उसे कुछ देना होगा। इसके बाद दोनों वापस आ जाते हैं। कुछ देर बाद जी बहादुर अपनी खिड़की से बाहर देखता है जहां उसे मारिया नजर आती है। वो खिड़की से कूदकर उसके पास चला जाता है। मारिया को भी उससे मिलकर अच्छा लगता है। मारिया उससे अंग्रेजी में बात करती है। जे बहादुर पूछता है, तुमने अंग्रेजी कहां से सीखी? लेकिन फिल्मों में हमेशा सोमालिया के बारे में गलत दिखाया जाता है। यहाँ के आम लोगों के बारे में कुछ नहीं बताया जाता, हालांकि यहाँ की जिंदगी बिल्कुल मुख्तलिफ है। जब से तुम यहाँ आए हो, हर शख्स तुम्हारे बारे में बात कर रहा है, क्योंकि सबको लगता है कि तुम उनके बारे में वो सच दुनिया को बताओगे जो आज तक किसी को मालूम नहीं। अब जी बहादुर को भी महसूस होने लगता है कि वो वाकई एक अच्छा काम कर रहा है। इसके बाद वो मारिया से खाद यानी नशावर चीजें खरीदता है और लीडर के पास पहुंच जाता है। वो उसे खाद देता है और बदले में उससे बहुत सारे सवालात पूछता है। लीडर उसके तमाम सवालात के जवाब देता है। जी बहादुर उन सबको रिकॉर्ड कर लेता है। अब उसके पास काफी मवाद जमा हो चुका होता है। इसी मवाद की मदद से वो बहुत से मज़ामीन लिखता है और एक लड़की के जरिए उन्हें पब्लिशर्स तक भिजवाता है। लेकिन जल्द ही वो लड़की उसे बताती है, तुमने जो मज़ामीन लिखे हैं वो किसी को पसंद नहीं आ रहे। तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा जो हम दुनिया को दिखा सकें। तुम कज़ाकों की वीडियोस रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हो। इसके बदले तुम्हें पैसे भी मिल सकते हैं। दर हकीकत जे बहादुर ने सोमालिया के आम लोगों के बारे में मज़ामीन लिखे थे, लेकिन मगरिबी दुनिया के लोगों को उनमें दिलचस्पी नहीं थी। वो सिर्फ कज़ाकों के बारे में जानना चाहते थे। अब जे बहादुर को पैसों की भी जरूरत थी और वो इस बात से बहुत मायूस भी था कि जो कुछ उसने अब तक लिखा था वो किसी को पसंद नहीं आया। वो अब्दी के पास जाता है और कहता है, मैंने यहां के बारे में जो कुछ भी लिखा किसी को पसंद नहीं आया। मैं तुम्हारी उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर सका। अब्दी जवाब देता है, कोई बात नहीं, तुम पहले रिपोर्टर हो जो यहां तक पहुंचे हो। तुमने हमारे साथ 3 माह गुजारे हैं। तुमने जो कुछ भी करने की कोशिश की वो सब बहुत अच्छा था। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं कि लोग हमारी कहानी शाया करना चाहते हैं या नहीं। जे बहादुर कहता है, मैं हार मानना नहीं चाहता, मैं अब भी काम जारी रखना चाहता हूं। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि मेरे तमाम पैसे खत्म हो चुके हैं और अगर मेरे पास पैसे ना आए तो मैं कभी यहां से वापस नहीं जा सकूंगा। मेरे पास एक ख्याल है,
मैं उन कज़ाकों की वीडियो बना लेता हूँ, इसके बदले मुझे पैसे मिल जाएंगे, फिर मैं यहाँ से निकल सकूंगा और वापस जाकर सोमालिया के बारे में लिखी हुई तमाम कहानियां और मज़ामीन शाया करवा सकूंगा। अब्दी उसे बताता है, ये बहुत खतरनाक काम है, इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। लेकिन जी बहादुर जवाब देता है, इसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जे बहादुर कहता है, मैं गिराट से मिलना चाहता हूं, जो एक और बहुत बड़ा कज़ाक है और मारिया का शौहर भी है। सबसे पहले वो मारिया के पास जाता है और गिराट के बारे में पूछता है। मारिया कहती है, जब भी तुम उससे मिलो तो उसके कपड़ों की तारीफ जरूर करना, क्योंकि उसे लगता है कि वो सबसे अच्छे कपड़े पहनता है। उसे यकीन है कि वो सबसे मुख्तलिफ है। जल्द ही वो अब्दी के साथ गिराट के पास जाता है, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो इसकी वीडियो रिकॉर्ड कर सके, क्योंकि गिराट एक बहुत ही अजीब और खतरनाक मिजाज का आदमी होता है। इसीलिए गिराट जो कुछ भी जवाब देता है, जे बहादुर उसे अपनी नोटबुक में लिख लेता है। अब तक जे बहादुर के पास इतना ज्यादा मवाद जमा हो चुका होता है कि वो अपनी किताब मुकम्मल कर सके। वो अब्दी से कहता है, मैं यहां से वापस जाना चाहता हूं। अब्दी जवाब देता है, अगर तुम यहां से जाना चाहते हो तो तुम्हें सदर के बेटे को $500 देने होंगे, क्योंकि उसने अब तक जो तुम्हारी मेहमान नवाजी की है, ये उसकी कीमत है। जी बहादुर कहता है, नशावर चीजें खरीदने में मेरे तमाम पैसे खत्म हो चुके हैं। एक बार मेरी किताब शाया हो जाए, फिर मैं तुम्हें पैसे भिजवा दूंगा। लेकिन अब्दी के पास भी पैसे नहीं होते। फिर अब्दी को मालूम होता है कि एक जहाज यहां से रवाना होने वाला है, जिसके जरिए वो जी बहादुर को वापस भेज सकता है। इसीलिए वो जी को साथ लेकर वहां से निकल जाता है। दोनों एक दूसरे शहर पहुंचते हैं। वहां जी बहादुर बहुत से मकामी लोगों से मिलता है। वो उन सबकी कहानियां सुनता है, लेकिन उसके पास वापस जाने के लिए पैसे नहीं होते। कुछ दिन बाद उसके वालिद उसे फोन करते हैं। वो अपने बेटे के लिए बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि हाल ही में कुछ सोमाली कज़ाकों ने कैप्टन फिलिप्स के जहाज पर हमला किया था। इस हमले में 3 सोमाली मारे गए थे और एक को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसी वजह से सोमालिया के बाज लोगों ने अमेरिका को खबरदार किया था कि अगर उनके मुल्क में कोई गैर मुल्की मिला तो उसे कत्ल कर दिया जाएगा। अब जे बहादुर की जान वाकई खतरे में थी। अब्दी हर कीमत पर उसे उसके मुल्क वापस भेजना चाहता था। इसी दौरान जे के खानदान ने उसके अकाउंट में कुछ पैसे भेज दिए होते हैं। लेकिन रवाना होने से पहले जी बहादुर कहता है, मैं आखिरी बार लीडर का इंटरव्यू करना चाहता हूं, क्योंकि मेरे ख्याल में इसी के लोगों ने कैप्टन फिलिप्स के जहाज पर हमला किया था। चुनांचे वो दोबारा लीडर के पास पहुंच जाते हैं। लीडर एक बार फिर उसे इंटरव्यू देता है, लेकिन वो कहता है, कैप्टन फिलिप्स के जहाज पर मेरे लोगों ने हमला नहीं किया था। अगर तुम इस बारे में हकीकत जानना चाहती हो तो तुम्हें मारिया से बात करनी होगी, उसे इसके बारे में जरूर मालूम होगा। इसके बाद जी बहादुर मारिया को तलाश करने के लिए बाजार जाता है, लेकिन मारिया उसे वहां नहीं मिलती। कुछ लोग उसे पहचान लेते हैं कि वो मकामी नहीं है। वो उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं, लेकिन जी बहादुर भागकर अपनी जान बचाता है और किसी न किसी तरह वापस अपने कमरे तक पहुंच जाता है। जब जे बहादुर अपने कमरे में वापस पहुंचता है तो देखता है कि मारिया पहले से वहां उसका इंतजार कर रही होती है। मारिया उसे बताती है, कैप्टन फिलिप्स के जहाज पर हमला मेरे शौहर ने किया था। तुम्हारी जान यहां खतरे में है, जितनी जल्दी हो सके यहां से निकल जाओ। ये कहने के बाद मारिया वहां से चली जाती है। जे बहादुर उसे अपनी खिड़की से जाता हुआ देखता रहता है। अब जे को मालूम हो जाता है कि मारिया के शौहर ने कुछ अमरीकियों को कत्ल किया था, लेकिन अब उसके लिए सबसे जरूरी बात यह थी कि वो जल्द से जल्द सोमालिया से निकल जाए। उसकी किताब मुकम्मल हो चुकी थी। रवाना होने से पहले वो अब्दी और उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता है जिन्होंने उसकी मदद की थी। इसी दौरान उसे यह भी मालूम होता है कि सदर ने कज़ाकों के लीडर को गिरफ्तार करवा दिया है। इसके बाद जे बहादुर सबको अलविदा कहता है और अपने वतन के लिए रवाना हो जाता है। जब उसके मोबाइल फोन पर दोबारा नेटवर्क आता है तो वो हैरान रह जाता है। उसके फोन में सैकड़ों पैगामात मौजूद होते हैं। ये तमाम पैगामात मुख्तलिफ न्यूज चैनल्स की तरफ से होते हैं। दर हकीकत हर कोई वो इंटरव्यू हासिल करना चाहता था जो उसने मारिया के शौहर गैरेट से लिया था, यानी उसी गैरेट का जिसके लोगों ने कैप्टन फिलिप्स के जहाज पर हमला किया था। इसके अलावा 8 मुख्तलिफ पब्लिशर्स ने भी उससे राब्ता किया होता है। वो सब उसकी किताब शाया करने के लिए तैयार थे और उसके बदले उसे अच्छी खासी रकम मिलने वाली थी। यानी जिस मकसद के लिए वो सोमालिया गया था वो उसमें कामयाब हो चुका था। अब लोग उसके काम के बारे में जानना चाहते थे।
जल्द ही उसकी किताब शाया हो जाती है। वो किताब उसी साल की बेस्ट सेलर बन जाती है। साल 2013 में CSIS यानी CSIS उसे अपने इदारे में मदऊ करती है ताकि वो सोमालिया के बारे में अपनी मालूमात शेयर कर सके। वो वहां कहता है, सोमालिया के आम लोग जंग नहीं चाहते, वो सिर्फ ये चाहते हैं कि उनकी सकाफत को तस्लीम किया जाए, चाहे वो कितनी ही पेचीदा क्यों ना हो। वो चाहते हैं कि दुनिया उन्हें उनकी अपनी नजर से देखे। सिर्फ उसी सूरत में हमारी और सोमालिया के दरमियान हकीकी अमन कायम हो सकता है। इसकी बातें सुनने के बाद अमेरिका ने 2013 में सोमालिया के सामने अमन की तजवीज पेश की ताकि दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात बेहतर हो सकें। 20 सालों में पहली बार ऐसा हुआ था। सोमालिया की हुकूमत और अमरीकी हुकूमत के दरमियान एक मुआहदा तय पा गया, यानी सोमालिया ने अमरीकी तजवीज को कबूल कर लिया। फिल्म के मुताबिक ये सब जे बहादुर की कोशिशों की वजह से मुमकिन हुआ था। जे बहादुर ने अपनी जान को खतरे में डाला। उसने वो हकीकतें दुनिया के सामने लाईं जिनके बारे में लोग नहीं जानते थे। उसकी मेहनत और बहादुरी के नतीजे में पूरी दुनिया उसे जानने लगी। वो एक कामयाब इंसान बन गया। और इसी के साथ ये सच्ची कहानी यहां इख्तिताम पजीर होती है।